Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is Indian economy on the eve of independence. So in this chapter we will able to learn about the condition of our Indian economy, कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस और जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड. तो कॉलोनियल पीरियड क्या था? जो ब्रिटिश रूल था या ब्रिटिश शासन था इंडिया पे, उसके बाद इंडिया की कंडीशन क्या थी. एंड इन दिस चैप्टर वी विल एबल टू लर्न अबाउट दैट. सो देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर. इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स ऑल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट रिलेट्स विद पीपल एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसमें क्या है कि हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि जो रिलेटेड हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, जो कि रिलेटेड हैं लोगों से और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ इन वेरी बैड शेप. इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी, क्योंकि जो प्रेजेंस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, उनका सोल पर्पस यही था कि दे विल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री ऑफ बीइंग फीडर इकोनॉमी फॉर द ग्रेटर ब्रिटेन. उन्होंने इंडिया को यूज़ किया एज अ फीडर ताकि वो अपनी खुद की इकोनॉमी को एक्सपैंड कर सकें, एंड दे यूज इट एज अ फीडर फॉर देयर इंडस्ट्रियल बेस. Thus, 1947, when British transferred power back to India, we inherited a crippled economy. तो जो हमारी इकोनॉमी थी that was crippled economy. Now there are some conditions in Indian economy on the eve of independence. कुछ ऐसी conditions थी हमारी कंट्री की on the eve of independence. They are as follows. First of all, low level of employment और लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये है कि हमारी जो कंट्री में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी. कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटैम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी मतलब कि कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया जिससे कि एस्टिमेट किया जा सके इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम. The estimates given by Dr. V.K.R.V. Rao suggested the growth of GDP was about 2% per annum, and the per capita income is just half. Backward agriculture sector, इसमें क्या है, कुछ बहुत सारे उन्होंने फोर्सेस ऐसे किए थे कॉलोनियल पीरियड की वजह से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से कि हमारा जो पर्टिकुलर एरिया था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बैकवर्ड चला गया. सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम थी जमींदारी सिस्टम की, महलवारी सिस्टम और रियायतवारी सिस्टम. अब जो फार्मर्स थे दे वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स. एंड थर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री. कंट्री की पार्टीशन की वजह से भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट हैज़ टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज़ लेस डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इट इज़ ऑल्सो वेरी लेस डेवलप्ड ड्यू टू वेरियस रीजन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था इट वॉज द मोस्ट फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, but due to the policies of the British colonial period उन्होंने जो हमारा पूरा हैंडीक्राफ्ट को ruin कर दिया था, बर्बाद कर दिया था. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ वर लैकिंग. इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो ये थी कि यहाँ पे जो मशीनरी है दे वर नॉट प्रोड्यूस्ड, दे हैव टू बी इम्पोर्टेड, सो इट लैक्स इन कैपिटल गुड्स. थर्ड इज़ लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. क्योंकि ब्रिटिश रूल था
तो जो पब्लिक सेक्टर था उसका बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशन था विद इन द इकोनॉमी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो टैक्सेशन पॉलिसी या टैरिफ पॉलिसी थी दैट वाज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। थर्ड इज कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब क्या है, जैसे ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर दे वर यूजिंग फॉर द ब्रिटेन इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था प्रिवेलिंग था ब्रिटेन में, तो यहाँ से रॉ मटेरियल बन के वहाँ जाता था और वहाँ से फिनिश गुड्स बन के आते थे। तो इससे क्या है, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं देवर अ ग्रेट कंपटीशन इन आवर ओन इकोनॉमी, तो जिसकी वजह से भी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था दैट वाज नॉट डेवलप्ड। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया, काफ़ी देर बाद हुई। लैक ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, इंडिया में जो हैवी इंडस्ट्री थी और जो बेसिक इंडस्ट्री थी दे आर ऑल्सो लैकिंग, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी जो कि जब फुलफिल नहीं की जा रही थी। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज net exporters of the raw material and importers of finished goods. Now India becomes the exporter of the raw material and importer of the finished goods. Britain had the monopoly control on the foreign goods. ब्रिटेन का जो था वो मोनोपोली था फॉरेन गुड्स को कंट्रोल करने में। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, अब क्या था, धीरे धीरे जो इंडियन इकोनॉमी की वेल्थ थी इट वाज ऑल ड्रेनिंग आउट। एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशंस, जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी दैट वाज आल्सो वेरी एडवर्स। हाई डेथ रेट 40 to 48 ईयर्स पर 1000 रिस्पेक्टिवली, जो हमारी डेथ रेट एंड बर्थ रेट इज़ जस्ट 40 to 48 पर 1000। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था दैट वाज आल्सो वेरी हाई, इट वाज 218 पर 1000 ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। इलिटरेसी जो सबसे मेन रीज़न है, 84% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट। एक्सपेक्टेंसी, लो एक्सपेक्टेंसी लाइफ, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था जस्ट 44 ईयर्स। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था दैट वाज ऑल्सो वेरी लो। जो 80 to 90% है वो अपनी इनकम का अपनी बेसिक नीड्स के लिए ही फुलफिल कर पाते थे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ आल्सो वर लैकिंग। फीमेल लिटरेसी रेट इज़ जस्ट अबाउट 7%। नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारा इट वाज आल्सो अंडर डेवलप्ड, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी अंडर डेवलप्ड था। एब्सेंस ऑफ गुड रोड्स नहीं थी। इलेक्ट्रिक जनरेशन भी नहीं किया जाता था। हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन भी नहीं था। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसे कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वो भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं था। तो द मेन मोटिव वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़ टू द इंडियन पीपल बट फॉर देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो मेनली जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, इंडिया को जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए इंडियन सिटीजन्स को दे वर नॉट प्रोवाइडिंग देम, और वो उनको यूज़ कर रहे थे जस्ट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। एज वी ऑल नो दैट बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा जो 72% जो पॉपुलेशन था, वर्किंग पॉपुलेशन या वर्क फोर्स, दैट वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर 10% in manufacturing and just 18% engaged in service sector. So these are some points, or these are some regions or characteristics of the Indian economy on the eve of independence.